वेलकम टू यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ एस बायो सर। आज हम क्लास 10th के लिए 40 महत्वपूर्ण साइंस का प्रश्न लेकर आए हैं जो 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास का स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज का हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला प्रश्न है वो कहता है कि मानव में उत्पन्न होने वाले बच्चे के लड़की होने का निर्धारण किस पर निर्भर करता है। तो ये जो है आपका ऑप्शन ए पिता के एक्स गुणसूत्र पर होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो कहता है वो आपका कहता है कि जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था। जैव विकास की व्याख्या सबसे पहले किसने किया था ये आपको बताना था। ये जो है लामार्क साहब ने किए थे, है ना। लामार्क साहब ने किए थे जैव विकास की व्याख्या, है ना। चलिए अब थोड़ा सा हम लामार्क साहब के बारे में जान लें कि इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1 अगस्त 1744 ईस्वी को, है ना। इनका जन्म हुआ था। अगर हम डार्विन की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था 14 नवंबर 1809 ईस्वी को, है ना। 14 नवंबर 1809 ईस्वी को। तो इसका जो सही आंसर होगा कि जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था, तो ये लामार्क साहब ने समझाए थे। चलिए अगले हम आगे प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो कहता है वो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है। तो ये जो है टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन के कारण जो है लड़कों में यौवनारंभ के लक्षणों को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो कहता है कि स्वपरागन किस पौधों में होती है। स्वपरागन किस पौधों में होती है। तो ये जो है आपका उभयलिंगी पौधों में होती है ना। जिस प्लांट में या जिस पादप में मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट हों उसे हम लोग उभयलिंगी के नाम से जानते हैं। अगर उभयलिंगी ऑर्गेनिज्म पूछे, उभयलिंगी जीव पूछे, तो जिस जीव में नर और मादा दोनों प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसे उभयलिंगी जीव कहते हैं। जैसे अगर पूछ दे केचुआ, बताइए कि केचुआ क्या है, तो केचुआ जो है वो आपका उभयलिंगी जीव है। क्या है, उभयलिंगी जीव है केचुआ, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो कहता है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि आपका जो है आर बराबर दिया हुआ है और आपका एफ का मान निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपका जो है 25 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो ये गुणसूत्र जो है आपका केंद्रक में पाया जाता है ना। गुणसूत्र का बात आया तो गुणसूत्रों हम बता दें आपको कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 23 जोड़ी होती है। अगर संख्या पूछे तो आपका 46 होता है, जिसमें ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी अर्थात 44 होती है। अगर हम केंद्रक के बारे में बात जानें तो केंद्रक का नामकरण जो है वो सबसे पहले 1844 ईस्वी में 1888 ईस्वी में, है ना। 1888 ईस्वी में वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था, वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो कहता है
वो कहता है कि सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस बड़े दर्पणों का उपयोग किया जाता है ना। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस दर्पणों का उपयोग किया जाता है, तो ये जो है आपका अवतल दर्पण होगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का क्या कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का क्या कहलाता है, तो ये जो है आपका दर्पण का द्वारक कहलाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहा जाता है। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम लोग प्रकाशीय केंद्र के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ से नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, वो होता है दूरदृष्टि दोष, है ना। अगर दूर की वस्तु को अगर नहीं देखेगा तो वो उसमें होगा निकट दृष्टि दोष, है ना, अपोजिट होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। तो पुतली के साइज को जो कंट्रोल करता है और कंट्रोल कर उसमें जो उसके अंदर जो ये गहरा पेशीय डायफ्राम होता है वो आपका परिता रिका कहलाता है। क्या कहलाता है, परिता रिका। चलिए अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है। तो परमाणु संख्या का आधार। परमाणु संख्या के आधार पर आवर्त सारणी जो है तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये कहता है कि आवर्त सारणी में उदग्र खड़े स्तंभ को क्या कहते हैं, तो ये जो है वर्ग समूह कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 15 कहता है कि किसी लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। किसी लेंस के कितने वक्रता केंद्र, तो ये 2 होते हैं। चलिए नेक्स्ट कहता है कि प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं। क्यों, क्योंकि लेंस की 2 वक्र सतहें होती हैं। लेंस की 2 वक्र सतहें होने के कारण, है ना, लेंस में 2 वक्रता केंद्र होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो है वो कहता है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो किसी लेंस का आवर्धन का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका मात्रक विहीन होता है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट कहता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। चलिए नेक्स्ट जो कहता है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, किसी अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक होता है ना। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो कहता है कि एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस क्या होता है, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि एक उत्तल लेंस को लेंस भी कहा जाता है। मतलब उत्तल लेंस को और किस लेंस के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका अभिसारी लेंस हो गया, है ना। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट कहता है कि किसी अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। किसी अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो ये कौन है, ये जो है आपका अवतल लेंस हो जाएगा। चलिए कहता है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से जो निर्धारित होता है वो होता है आपका आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, है ना। कोण आई बराबर कोण आर, है ना। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो कहता है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर तथा वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध है। तो अभी हम बताएं कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दुगनी होती है ना। तो यहाँ से फोकसांतर जो है वो वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध को दर्शा रहा है, तो इसका जो होगा ऑप्शन सी होगा। अगर बोलता कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच का संबंध क्या है, तो r बराबर 2f होता। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है
कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस का जो आवर्धन m बराबर होता है वो v/u होता है। देखते हैं ये ऑप्शन है या नहीं है ना। तो चलिए ये जो है आपका ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट जो कहता है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो एक डाईऑप्टर होती है। क्या होता है? एक डाईऑप्टर होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो कहता है कि किसी दर्पण के सामने आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों, किसी दर्पण के सामने आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो वह कौन सा दर्पण है ना, वह कौन सा दर्पण है? तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी होगा, समतल या उत्तल। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि टॉर्च टॉर्च या सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीप में प्रकाश समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है ना। तो ये जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है वो कहता है कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो अवतल दर्पण के ध्रुव पी और मुख्य फोकस के बीच का जो प्रतिबिंब होगा वो उसका प्राकृतिक होगा हमेशा आभासी और सीधा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो अभी हम इससे पहले जो है हम बताए हैं ये 23 जोड़ी होती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो कोशिका में जो आनुवांशिक पदार्थ है ये डीएनए है ना। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि यह डीएनए जो है, ये जो डीएनए है, डीएनए का खोज किसने किया था? डीएनए का खोज किसने किया था और डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि विकास के दृष्टिकोण से हमारे किससे अधिक समानता है? विकास के दृष्टिकोण से हमारे सबसे अधिक किससे समानता है? तो ये जो है आपका चिंपैंजी से हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो है वो कहता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो ये जो है ऑप्शन ए, मटर पौधे का चुना। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि मेंडल साहब ने जो मटर के पौधे को चुना था उस मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या था? वैज्ञानिक नाम क्या था? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और एक बात और बता दें कि मेंडल साहब ने अपने प्रयोग के आधार पर जो मटर के पौधे का चयन किया था उसका 3 नियम, 5 कारण और 7 लक्षण है। अब ये क्या है आप लोग को क्लास में बता दिया गया है, एक बार फिर आप लोग को हम बता देंगे। नेक्स्ट जो कहता है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो होता है XX होता है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो कहता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या फिर इनमें से सभी। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अवतल लेंस। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न कहता है कि समान दृष्टि के वयस्क के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो ये जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट जो है वो कहता है कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो ये जो है आपका धूसर हो जाता है। क्या होता है? आपको धूसर हो जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो है वो आपको तो पता होना चाहिए। ये आपका ऑप्शन जो है 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट या फिर 18 कैरेट। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? चलिए सही, बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं। तो ये जो है आपका ऑप्शन सी होगा, 24 कैरेट का होगा। चलिए नेक्स्ट जो है वो कहता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है?
तो एल्केन के सामान्य सूत्र से आप लोग को हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि यहाँ से जो है आप लोग को पूछा जाता है, चूँकि ये जो है ये 3 होते हैं, एक होता है एल्केन, एक एल्केन, दूसरा जो होता है एल्कीन होता है, और एक जो है एल्काइन होता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो इसका हम ट्रिक आप लोग को बता दे रहे हैं, है ना, आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है। तो एल्केन जो होता है इसकी जो होता है CnH2n+2, इसका जो होता है CnH2n, इसका जो होता है CnH2n-2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एल्केन में 2 जोड़ो, एल्कीन में 2 हटाओ और एल्केन में 2 घटाओ, यानी कि जोड़ो छोड़ो घटाओ। इस तरीक़ा से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ जैसा कि प्रश्न कह रहा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो अभी हम बताएं तो इसके अकॉर्डिंग जो है क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, आज का लास्ट प्रश्न है। तो ये लास्ट प्रश्न कहता है कि किसकी थोड़ी मात्रा लेने पर मृत्यु हो सकती है ना, किसकी थोड़ी मात्रा लेने पर मृत्यु हो सकती। इस आंसर का जो ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।